नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस प्लेटफॉर्म पर जहां हम हिस्ट्री की एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। तो इससे पहले हमने इसके करीब 5 अध्याय कंप्लीट कर दिए हैं। आज हमारा जो छठवां अध्याय है उसका जो टॉपिक है 3 वर्ग, है ना, जिसमें बदलती हुई संस्कृत परंपराएं, संस्कृतियों का टकराव, ये सब हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। तो इससे पहले के लेक्चर मैंने यूट्यूब में अपलोड कर दिए हैं। आप लोगों ने देखा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं देखा है तो आप वहां से जाके, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक रख दूंगा, आप वहां से भी जाके देख सकते हैं। नहीं तो डायरेक्ट चैनल के माध्यम से मैंने उसका एक अलग से प्लेलिस्ट बना दी है, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर अच्छे लग रहे होंगे, और अगर आपको सही नहीं लगते हैं तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि क्या कहाँ मतलब मैं इसमें इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ। बाकी मेरे हिसाब से मैं आपको शॉर्ट तरीके से समझाने का प्रयास करता हूँ। कहने का तात्पर्य ऐसा है कि मैं पूरी बुक नहीं पढ़ा रहा हूँ, बुक से चुनिंदा टॉपिक मैंने छांट के रखे हैं, वही टॉपिक आपको पढ़ा रहा हूँ, जिससे क्या रहेगा कि पूरा ये पता चल जाएगा कि हाँ, इस अध्याय में, इस पार्ट में, इस लेसन में आपको इतना ही जानना जरूरी था। अगर उतना आपने जो मैंने इसके टॉपिक वाइज आपको पढ़ाया, अगर वो आप समझ गए, है ना, तो आपको ये पता चल जाएगा कि इस लेसन में क्या दिया गया था। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज के लेक्चर में क्या है ना। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है 3 वर्ग। तो इस अध्याय में हम क्या देखेंगे कि 9वीं और 16वीं सदी के मध्य यूरोप में होने वाले सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तनों के बारे में पढ़ेंगे। रोमन साम्राज्य के पतन के पश्चात पूर्वी मध्य यूरोप में अनेक जर्मन मूल के समूहों ने इटली, स्पेन और फ्रांस के क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था। किसी भी संगठित राजनीतिक बल के अभाव में प्राय युद्ध होते थे, है ना। जैसे कहने का तात्पर्य ऐसा है कि जब कह सकते हैं कि शुरुआत में मौर्य साम्राज्य जब बना, उससे पहले जितने भी राजा थे, है ना, आपस में युद्ध करके एक तरह से कह सकते हैं कि आपस में ही लड़ते झगड़ते थे, है ना, बाहर ही आके आक्रमण करते। लेकिन जब मौर्य साम्राज्य द्वारा इकट्ठा किया गया तो उसके बाद से क्या हुआ कि सब एक साथ चलने लगा। फिर जब मौर्य साम्राज्य का बिखराव हुआ तो फिर से क्षेत्रीय जो सत्ताएं थी उदय होने लगी। उसके बाद गुप्त साम्राज्य द्वारा उसे संभाला गया। तो कहने का तात्पर्य ऐसा है कि किसी संगठित राजनीतिक बल के अभाव में प्राय युद्ध होते ही रहते हैं, है ना, और अपनी भूमि की रक्षा के लिए संसाधन जुटाना अति आवश्यक हो गया था, है ना। तो इस प्रकार से सामाजिक ढांचे का केंद्र बिंदु जो था भूमि पर नियंत्रण था। इसकी विशेषताएं जर्मन रीति रिवाजों और शाही रोम की परंपराओं से ली गई थी। ईसाई धर्म जो 4वीं सदी में रोमन साम्राज्य का राजकीय धर्म था, रोम के पतन के पश्चात भी बचा रहा और धीरे धीरे मध्य और उत्तरी यूरोप में फैल गया। चर्च में भी यूरोप में एक मुख्य भूमिधारक और राजनीतिक शक्ति बन गया था। 3 वर्ग जो इस अध्याय के केंद्र में है, इसका 3 सामाजिक श्रेणियां, जिसमें ईसाई जो होता है पादरी, और भूमिधारक, और अभिजात वर्ग और कृषक, इन 3 वर्गों के बीच में बदलते शब्द संबंध को कई सदियों में यूरोप के इतिहास में गढ़ने वाले महत्वपूर्ण कारक थे। तो ये हमारा जो है तो ब्रीफ इंट्रोडक्शन होगा कि हम जो पढ़ेंगे इसमें किस बारे में जानकारी दी जाएगी, है ना। तो इसका है, चलिए आज के लेसन को शुरू करते हैं। तो जैसे इसमें बताया गया कि यूरोप इतिहास की जानकारी के स्रोत, है ना, किन किन स्रोतों से हमें यूरोप के इतिहास की जानकारी मिलती है। जैसे भूम स्वामी जो थे, है ना, अभिजात वर्ग, उनके विवरण से, मूल्यों और विधि के मुकदमों, जैसे कि चर्च से मिलने वाले जन्म, मृत्यु और विवाह का आलेख, है ना, चर्च से प्राप्त अभिलेखों में व्यापारिक संस्थाओं, गीत व कहानियों द्वारा त्योहारों व सामुदायिक गतिविधियों का बोध कराया जाना। तो कहने का तात्पर्य है इन सभी जानकारी से हमें यूरोप के इतिहास की जो जानकारी होती थी वो मिलती थी। सामंतवाद एक तरह से कृषि उत्पादन को दर्शाता है ना, जो सामंतों और कृषकों के संबंध पर आधारित है। कृषक लार्ड को श्रम सेवा प्रदान करते हैं और बदले में उन्हें हुए सैनिक सुरक्षा प्रदान करते हैं। जो सामंतवाद जो शब्द बना था वो जर्मन के फ्यूड से बना था। फ्यूड का अर्थ क्या होता है? भूमि का टुकड़ा। कहने का तात्पर्य ऐसा है, जो भूमि का मालिक होता था, है ना, वो सामंतवाद एक तरह से सामंत बन जाता था। सामंतवाद का सर्वप्रथम काम करने वाले फ्रांसीसी विद्वान मार्क ब्लॉक के द्वारा भूगोल के महत्व पर आधारित मानव इतिहास को गढ़ने पर जोर, है ना, जिससे लोगों के व्यवहार और रुख को समझा जा सके। इस सिद्धांत पर उन्हें सामंतवाद को एक तरह से कह सकते हैं कि परिभाषा दी थी। फ्रांसीसी समाज को मुख्य रूप से 3 वर्गों में विभाजित किया गया था, है ना। जो उस टाइम का फ्रांस, उसमें पादरी होता था, जो चर्च का एक तरह से कह सकते हैं अधिकारी, है ना, जैसे अपने यहाँ ब्राह्मण पंडित हो गए, है ना, या फिर जो पुजारी होते थे वो हो गए। फिर अभिजात हो गए, है ना, जो पैसों के हिसाब से ज्यादा उच्च वर्ग के लोग। उसके बाद तीसरा जो वर्ग आता था वो कृषक वर्ग, मतलब मध्यम जो निम्न वर्ग के लोग रहते थे वो लोग। तो ये क्या होते थे? ये फ्रांसीसी समाज के 3 वर्ग थे।
9वीं और 16वीं शताब्दियों के मध्य में यूरोप के अनेक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन हुए। रोमन साम्राज्य के पतन के बाद पूर्वी और मध्य यूरोप में अनेक जर्मन मूल के समूहों ने इटली, स्पेन और फ्रांस के क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया, है ना। रोमन साम्राज्य का राजकीय धर्म ईसाई धीरे धीरे अन्य क्षेत्रों में भी फैल गया, है ना। पादरियों और बिस्पों द्वारा ईसाई समाज का मार्गदर्शन किया जाने लगा, है। चर्च में धर्मोपदेश, है ना। अत्यधिक धार्मिक व्यक्ति जो चर्च के बाहर धार्मिक समुदाय में रहते थे भिक्षु कहलाते थे, जैसे अपने यहाँ बौद्ध भिक्षु, जैन धर्म के लोग हो गए, है ना। जो मतलब चैत बिहार में या फिर किसी एक संगठित जगह में रहते थे उन्हें भिक्षु कहते थे, तो ऐसा वहां भी होता था। भिक्षुओं की क्या विशेषताएं थी? मठों में रहते थे, निश्चित नियमों का पालन करना तथा आम आबादी से बहुत दूर रहते थे। कहने के तात्पर्य मोह माया इन सब चीजों से, भीड़ भाड़ से वो दूर रहते थे, वो निश्चित नियमों का पालन करते थे, है ना। वो भिक्षु होते थे और वो मठों में ही रहते थे, ज्यादा मतलब इन भीड़ भाड़ वाली जगह में, शहरों में नहीं रहते थे। ये तो हमने पादरी और बिस्पों द्वारा ईसाई समाज के बारे में देख लिया। अब देखेंगे अभिजात वर्ग की क्या विशेषताएं थी। तो अभिजात वर्ग यानी जो कह सकते हैं आपके राजा महाराजा या फिर जिनके पास अथाह संपदा थी, तो अपनी संपदा पर स्थायी नियंत्रण, अपनी सैन्य क्षमता, स्वयं न्यायालय लगाने का अधिकार तथा अपनी मुद्रा का प्रचलन करना, ये अभिजात वर्ग की विशेषताएं थी। तो उनके पास इतनी ज्यादा शक्तियां थी, है ना। तो पादरियों के बाद जो पादरी या बिशप हो गए जो ईसाई समाज के रहते थे, उनके बाद जो सबसे ज्यादा शक्ति थी वो है अभिजात वर्ग की। इनके पास इतना ज्यादा एक तरह से क्षेत्रीय नियंत्रण था। कुशल अश्वसेना की आवश्यकता के कारण इनका नाइट वर्ग का उदय हुआ। लॉर्ड द्वारा नाइट को दिया जाने वाला भूमि का टुकड़ा फीफ कहलाया। मतलब कहने का कि जैसे ये जो अभिजात वर्ग होते थे, ये कह सकते हैं कि अश्वसेना यानी सेनाओं का एक तरह से सहयोग देते थे, है ना। तो इनको नाइट की उपाधि दी जाती थी और नाइट की उपाधि के अलावा इनको भूमि का टुकड़ा दिया जाता जिसे फीफ कहता था, फीफ कहा जाता था। तो ये अभिजात वर्ग की विशेषताएं थी। अब हम जो तीसरा वर्ग देखेंगे वो है कृषक वर्ग। तो कृषक वर्ग यानी काश्तकार दो प्रकार के होते हैं। पहला होता था स्वतंत्र किसान अर्थ और सर्फ अर्थात कृषि दास। तो स्वतंत्र किसान अपनी भूमि को लॉर्ड के काश्तकार के रूप में देखते थे तथा कृषि दास जिन्हें भूखंडों पर काम करते थे वो लॉर्ड के स्वामित्व में थे। कहने का तात्पर्य कि दास दास ऐसे हो गए जिनसे आप काम ले सकते हैं, लेकिन उनको सिर्फ खाने पीने के अलावा बाकी कोई सुविधा आप नहीं देते थे, न पैसा का, ना वो स्वतंत्र रहते थे। और जो स्वतंत्र किसान होते थे वो काश्तकार होते थे, जो निश्चित कह सकते हैं तो जो निश्चित उपज होती थी उसका निश्चित उपज का एक निश्चित भाग जो रहता था वो कह सकते हैं अभिजात वर्ग या फिर इनको देते थे काश्तकार के रूप में, है ना। राजा कृषकों पर कभी कभी एक प्रत्यक्ष कर टैली लगाते थे, है ना। जो कृषकों पर जो कर लगाया जाता था उसे टैली कहते हैं, है ना। पादरी व अभिजात वर्ग इस कर से मुक्त थे। कहने का तात्पर्य ऐसा है कि जो प्रथम दो वर्ग थे, पादरी और अभिजात वर्ग, पादरी जो बिशप हो गए जो चर्च में रहते थे, अभिजात वर्ग जिनके पास एक तरह से क्षमता थी इतनी ज्यादा, है ना। तो वो इन सब में कह सकते हैं कि कर से उनके मुक्त थे, उन पर टैली कर नहीं लगाया जाता, लेकिन कृषकों पर, निम्न वर्ग पर ये कर लगाया जाता। लॉर्ड की जागीरों पर कृषकों के परिवार के सप्ताह के 3 या उससे अधिक कुछ काम करना पड़ता है। इस श्रम से होने वाले उत्पादन को श्रम अधिशेष कहा जाता था, है ना। कृषि विस्तार के कारण जनसंख्या, व्यापार और नगरों का विस्तार हुआ और एक चौथा वर्ग नगरवासी का भी उद्भव हुआ। कहने के तात्पर्य कि जो 3 वर्ग थे, अभिजात वर्ग, पादरी और कृषक वर्ग, तो इनके अलावा भी जब क्या हुआ कि बड़े बड़े नगर जब बनने चालू हो गए तो व्यापार बढ़ा, है ना, जनसंख्या बढ़ी, नगरों का विस्तार हुआ, तो एक चौथा वर्ग जो आया वो है नगरवासी का उदय हुआ। नगरों की स्वतंत्र हवा, वैतनिकी कार्य, लॉर्ड के नियंत्रण से मुक्ति के कारण सामंती संबंध कमजोर कर पड़ने लगे। कहने का तात्पर्य है कि जो नगर में रहते थे वहां एक तरह से वेतन आधारित कार्य करते थे, वो किसी के दबाव में रहते थे, वहां लॉर्ड के नियंत्रण से मुक्त रहते थे। कि लॉर्ड का जो रहता था नियंत्रण वो कृषक वर्ग पर या फिर जमीनों पर ही रहता था, लेकिन यहाँ ये नगरों में रहने वाले काम एक तरह से वेतन पर ये काम करते थे। इस कारण से सामंती संबंध कमजोर पड़ने लगा। 11वीं शताब्दी तक यूरोप के विभिन्न प्रौद्योगिकी बदलाव हुए, जैसे लोहे के फालों का प्रयोग हुआ, पशुओं के हलों को जोतने के तरीकों में सुधार हुआ, है ना। पशुओं को खुरों में लोहे के नाल का प्रयोग होने लगा, है ना। 2 खेतों वाली फसल व्यवस्था से 3 खेतों वाली फसल व्यवस्था की शुरुआत हुई। वायु व जल शक्ति के उपयोग ने कृषि के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन लाया। तो ये जो सुधार हुए यूरोप में, पश्चिमी देशों में, है ना, तो ये 11वीं शताब्दी के बाद इतने ज्यादा परिवर्तन हुए, है ना, जिसमें क्या लोहे के फालों का उपयोग, है ना, जिससे कृषि में उन्नति, बदलाव हुआ, कृषि में उन्नत हुए, है ना। फलों को पशुओं को हलों में जोतने के लिए तरीकों में सुधार किया गया, नए इन्वेंशन हुए, पशु के खुरों में लोहे के नाल का उपयोग किया जाने जिससे क्या हुआ कि उनके खुर
घिसते नहीं थे और कह सकते थे लंबे काम करने की वो लगातार काम कर सकते थे। 2 खेतों वाली फसल मतलब एक ही खेत में 2 से 3 फसल लगाने का उसका विस्तार हुआ। अधिकतम वायु जल शक्ति का उपयोग के कारण कृषि में जो हुआ क्रांतिकारी परिवर्तन लाए। ये सब कब हुआ? 11वीं शताब्दी में यूरोप में। क्यों हुआ? विभिन्न प्रौद्योगिकी बदलाव के कारण। और राजनीतिक परिवर्तन हुए, नए शक्तिशाली राज्यों का उदय हुआ। जैसे जैसे नगर बढ़े है ना, व्यापार बढ़ा, तो एक तरह से शक्तिशाली राज्यों का उदय हुआ। संगठित अस्थायी सेना बनी, एक अस्थायी नौकरशाही हुई और राष्ट्रीय कर प्रणाली स्थापित करने की प्रक्रिया प्रारंभ। कहने का तात्पर्य कि सब एक तरह से वैचारिक ढंग से कह सकते एक स्तर बाई स्तर है ना, वो परिवर्तन चालू हो गए। नई जो शासन व्यवस्था थी वो पुरानी शासन व्यवस्था से भिन्न थी। कहने का तात्पर्य ऐसा था कि शासक अब पिरामिड के शिखर पर नहीं था, जहां राजभक्ति विश्वास और आपसी निर्भरता रपटी की थी। अब व्यापक दरबारी समाज और आश्रयदाता अनुनायी तंत्र का केंद्र बिंदु था। कहने का तात्पर्य कि जो पुरानी व्यवस्था थी वहां जो राजा था वो एक तरह से कह सकते हैं कि केंद्र बिंदु था, है ना, सबसे शिखर पर बैठता था। और वहाँ राजभक्ति मतलब जो राजा के प्रति जो आदर सम्मान रहता था उसको आप बदल नहीं सकते थे। लेकिन अब क्या हुआ? उन्हीं पर पहले निर्भर रहते थे कि जैसे अकाल पड़ा कुछ भी हुआ तो राजा के द्वारा उसका कह सकते समाधान होगा। लेकिन अब क्या हुआ? व्यापक दरबारी समाज हुआ, आश्रयदाता है ना, व्यापार बढ़े, नगर बढ़े, तो इन सब का अनुनायी तंत्र केंद्र बिंदु हो गया। और इसी काल में कहने का तात्पर्य 11वीं शताब्दी 12वीं शताब्दी में मकदूनिया, रोम, अरब, मिस्र, सीरिया, चीन, मंगोल और मौर्य साम्राज्य, ये इसी मतलब जो पश्चिमी यूरोप में जो 11वीं शताब्दी में हो रहा था, लेकिन यहाँ मौर्य साम्राज्य थे, है ना। सामंतवाद शब्द का प्रयोग मध्यकालीन यूरोप के आर्थिक, विधिक, राजनीतिक और सामाजिक संबंधों का वर्णन करने के लिए किया जाता था। इस प्रकार जनसंख्या में परिवर्तनों के फलस्वरूप यूरोप में अर्थव्यवस्था और समकालीन समाज प्रभावित हुआ। चौथी सदी के अंतिम दशकों में रोम साम्राज्य का पश्चिमी भाग बिखरने लगा, है ना। पश्चिमी चर्च के अध्यक्ष पोप थे और रोम में रहते थे। कैथोलिक चर्च व पोप का महत्व सर्वत्र कायम था, है ना। जो कैथोलिक चर्च के कह सकते थे अपने स्वयं के नियम थे, है ना। तो 13वीं शताब्दी के अंदर पिछले 300 वर्षों में यूरोप में तेज ग्रीष्म ऋतु का स्थान तीव्र ठंडे ऋतु ने ले लिया। मतलब जो वहाँ जलवायु परिवर्तन बहुत हुआ। परिणामतः पैदावार की अवधि कम हो गई, उच्च भूमि पर फसल लगाना कठिन हो गया। ऑस्ट्रिया व सर्बिया की चांदी की खानों में उत्पादन की कमी के कारण धातु में कमी आई, जिससे व्यापार प्रभावित होने लगा, है ना। 9वीं सदी में क्या हुआ? यूरोप में स्थानीय युद्ध ने एक नए वर्ग को जन्म दिया जिसे नाइट्स कहा जाता था। 13वीं शताब्दी में कुछ दुर्गों को विशाल बनाया गया जिससे नाइट परिवार के सदस्य रहते थे, है ना। 6ठी शताब्दी के यूरोप में एंजिल और सैक्सन इंग्लैंड में आकर बसने लगे। इंग्लैंड में सामंतवाद के विकास 11वीं शताब्दी से प्रारंभ हुआ। यूरोप के अनेक क्षेत्रों में उल्लेखनीय कमी होने के परिणाम स्वरूप कृषि भूमि का विस्तार हुआ, है ना। जिससे क्या हुआ? धर्म उद्योग के परिणाम स्वरूप यूरोपीय शासकों ने भूमध्य सागर के क्षेत्रों में संबंध मजबूत किए, है ना। इसके परिणाम स्वरूप व्यापार में आंतरिक दृष्टि से काफी सुधार आया। 11वीं शताब्दी की शुरुआत में क्या हुआ कि यूरोप और पश्चिमी एशिया के मध्य नवीन व्यापार मार्ग विकसित हो गए, जिससे क्या हुआ? 12वीं शताब्दी तक फ्रांस में वाणिज्य और विकसित होने लगा, है ना। 14वीं शताब्दी का संकट क्या आया कि 14वीं शताब्दी में यूरोप में आर्थिक विकास धीमा पड़ने लगा। इसके कारण क्या थे, है ना? बहुत महत्वपूर्ण कारण थे, लेकिन इसमें कारण थे जैसे मौसम में परिवर्तन से पैदावार वाले छोटे मौसम हो गए, है ना। मतलब ग्रीष्म ऋतु के स्थान पर शीत ऋतु ने वहां एक तरह से जलवायु हो गई। गहन जुताई से भूमि को कमजोर बना दिया गया, है ना। जनसंख्या वृद्धि से उपलब्ध संसाधन कम पड़ने लगे। ऑस्ट्रिया व सर्बिया जैसे जो चांदी की खानों में उत्पादन में कमी के कारण धातु मुद्रा में गिरावट आई। परिणाम स्वरूप व्यापार प्रभावित हो गया और महामारियां, क्योंकि अचानक से जब जलवायु चेंज होती है तो बहुत सारी बीमारियां आती हैं, जिसे एक तरह से अडॉप्ट करवाना आसान नहीं होता। तो इन सब वजहों के कारण क्या हुआ कि 14वीं शताब्दी के आरंभ में यूरोप में आर्थिक विकास धीमा पड़ने लगा। मतलब जो तेजी से बढ़ा, नगरों का उदय हुआ था, लोग एक तरह से जो चौथा वर्ग आने लगा था, वो सब धीमा पड़ गया। पश्चिमी यूरोप 1347 और 1350 ईस्वी के मध्य क्या हुआ? महामारी में बुरी तरह प्रभावित हुआ। 1315 और 1300 के मध्य यूरोप में भयंकर अकाल पड़े उस टाइम पे। मतलब जो जलवायु परिवर्तन, जैसे मैंने आपको बताया कि इन सब वजहों से क्या हुआ कि इतना ज्यादा मतलब महामारी अकाल ये पड़ा कि जीना मुहाल हो गया वहां, है ना। लोगों की जनसंख्या मतलब एक तरबतर खत्म होना चालू हो गई। तो ये पश्चिमी यूरोप में इतना ज्यादा इसका प्रभाव हुआ। इटली के परिप्रेक्ष्य में 14वीं शताब्दी के अवधि को पुनर्जागरण कहा जाता है ना। पुनर्जागरण काल कहा जाता है। 15वीं और 16वीं सदियों में यूरोपीय शासकों ने अपने सैनिक व वित्तीय शक्तियों में काफी बढ़ोतरी की। 12वीं और 13वीं शताब्दी में होने वाला सामाजिक परिवर्तन राजतंत्रों की सफलता का सर्वाधिक महत्वपूर्ण
कारण था, है ना। 9वीं सदी तक पश्चिमी और दक्षिणी यूरोप के वाणिज्यिक और शहरी केंद्र लंदन, रोम और सियना थे। 15वीं शताब्दी तक यात्राओं व खोजों का अभूतपूर्व ढंग से बढ़ावा मिला, जैसे आपने हिस्ट्री की किताबों में पढ़ा होगा, है ना, कि किस हिसाब से ये जो रेनेसा वहाँ हुआ, पुनर्जागरण का काल हुआ, उसके बाद क्या हुआ कि वो धीरे धीरे दूसरे नए द्वीपे को खोज करना, दूसरे देशों से मतलब एक तरह से अपना औपनिवेशिक शासन स्थापित करना यूरोपीय वासियों की एक तरह से कह सकते हैं कि इच्छा होने लगी। कोलंबस ने भारत के लिए पश्चिमी मार्ग खोजने का प्रयास किया, है ना। वह 1492 ईस्वी में एक द्वीप पर पहुंचा जिसे यूरोपवासियों ने वेस्ट इंडीज कहा, है ना। अन्य खोजकर्ताओं ने आर्कटिक की ओर से भारत और चीन के उत्तरी मार्ग खोजने का प्रयास किया, है ना। भूगोलवेत्ता एवं पर्यटक हसन अल वजान ने पोप लियो दराम के लिए 16वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में अफ्रीका का इतिहास पहली बार लिखा। 16वीं शताब्दी के अंत में यूरोप के कुछ क्षेत्रों में 90% जनसंख्या मृत्यु के आगोश में समा गई, है ना। 17वीं शताब्दी में एक अंग्रेज व्यक्ति विल एडम्स जापानी शोगुन तोकुगावा इयास का मित्र एवं सलाहकार बन गया। 1323 में क्रिस्को ने फ्लैंडर्स में, 1358 में फ्रांस में और 1381 में इंग्लैंड में विद्रोह हुए। इंग्लैंड में विद्रोह का दमन 1497 में, 1536, 1540 और 1553 में हिंसात्मक रूप से किया गया। तो इस तरह से हमारा ये आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मैंने जितना हो सका है कि पूरे टॉपिक से लेसन के पूरे टॉपिक इसमें ऐड करने की कोशिश की है, जिससे क्या हो कि आपको आसानी से चीज़ें समझ में आ सकें और साथ ही साथ आपको ये पता चल सके कि हाँ, इस लेसन में ये चीज़ बताई गई है। तो उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो आप हमें लाइक कमेंट करें, चैनल को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर करें, जिससे उनको भी इस चीज़ का फ़ायदा मिल पाए। धन्यवाद आप सभी लोगों का।